हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोहा के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यह जो है आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या फिर यूपी बोर्ड हो, या फिर झारखंड बोर्ड हो, या फिर एमपी बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 100% आने योग्य रहता है। तो देखेंगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें और लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेके अंत तक एक बार समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। उसके बाद आप अपनी कॉपी पर दोबारे बार में जो है वीडियो को पॉज करके रोक करके तब देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए इसका आंसर हो गया, देखिए कि लोहे के निम्नलिखित प्रमुख अयस्क हैं। मतलब वो लोहा का मुख्य रूप से दो अयस्क होता है। कौन कौन होता है? तो हेमेटाइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आपके अपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो हेमेटाइट का सूत्र हो गया Fe2O3, और दूसरा सेकंड में हो गया मैग्नेटाइट यानी Fe3O4। यही दोनों याद रखना है कि लोहा के दो प्रमुख अयस्क हैं। एक हो गया हेमेटाइट और दूसरा हो गया मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का सूत्र हो गया Fe2O3 और मैग्नेटाइट का सूत्र हो गया Fe3O4। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम 100% आता है, इसलिए मैंने VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है। तो देखिए फिर नीचे बच्चों कि लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट, जो पहला वाला अयस्क है Fe2O3 नामक अयस्क से किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो देखिए लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। अब देखिए हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण में निम्नलिखित चरण होते हैं। मतलब कि हेमेटाइट अयस्क से किन किन स्टेप से गुजरते हुए लोहा प्राप्त होता है, वो स्टेप के बारे में स्टेप वाइज बताना है और रामायण के जैसा नहीं लिखना है। जहाँ पर भी पॉइंट बने तो पॉइंट बेसिस पर लिखना है कि कौन कौन से स्टेप से हमें हेमेटाइट से लोहा प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निष्कर्षण में निम्नलिखित चरण होते हैं, मतलब निम्नलिखित स्टेप होते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है? अयस्क का सौंदर्यन। तो चूंकि बच्चों पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सौंदर्यन का मतलब क्या हो गया कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिट्टी, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े इत्यादि मौजूद रहते हैं। इन अशुद्धियों को कहते हैं गैंग, है ना। और इन अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं सौंदर्यन। तो आप लोग देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो अयस्क का सौंदर्यन है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग अयस्क से अशुद्धियां कैसे दूर करेंगे। तो देखिए अयस्क का सौंदर्यन में हो गया कि सर्वप्रथम अयस्क का सौंदर्यन धोकर, है ना। धोकर करने से क्या होगा कि धोने से क्या होगा कि यदि हेमेटाइट में मिट्टी जैसी अशुद्धियां होगी तो उसको धो लेने के बाद वह मिट्टी जो है माने अलग हो जाएगा धोकर, या विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है। यही याद रखना है, एग्जामिनर जो है यही पॉइंट देखता है, पॉइंट पर ही नंबर चढ़ाता है। तो अयस्क का सौंदर्यन में सर्वप्रथम अयस्क का सौंदर्यन धोकर या विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है। अब सेकेंड स्टेप में आप लोग देखोगे कि सेकेंड स्टेप में है जारन। मतलब अयस्क का सौंदर्यन कर लेने के बाद यानी अयस्क से अशुद्धियों को बाहर कर लेने के बाद उसको हम क्या करते हैं तो जारन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं कि अयस्क को थोड़े कोयले के साथ मिलाकर, माने जो अशुद्धि चूंकि अयस्क से अलग हो गया तो अब उसमें क्या करते हैं कि अयस्क में थोड़ा कोयला मिला देते हैं। तो कोयले के साथ मिलाकर भट्ठी में नियंत्रित ताप, मतलब टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहना चाहिए, नियंत्रित ताप, और वायु प्रवाह मतलब वायु भी रहना चाहिए, पर्याप्त रहना चाहिए, एयर रहना चाहिए, जारित करते हैं। मतलब ये जो अयस्क है उसमें क्या मिलाते हैं तो थोड़ा कोयला मिलाते हैं और भट्ठी में उसको नियंत्रित ताप और वायु प्रवाह में जारित करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है तो ऐसा करने से अयस्क में उपस्थित नमी, यानी अयस्क में जो मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, पानी का कुछ अंश रहता है, नमी हो गया, CO2 हो गया, गंधक हो गया
और सैनिक जैसी अशुद्धियां क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी सौंदर्य की क्रिया कर लेने के बाद बच्चों, सौंदर्य की क्रिया कर लेने के बाद कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती है उसमें। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप करते हैं जारण। तो जारण की क्रिया के द्वारा यदि अयस्क में नमी, गंधक और सैनिक जैसी अशुद्धियां रहती है तब वो अशुद्धियां बिल्कुल अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। देखिए थर्ड स्टेप क्या है, प्रद्रवण। तो प्रद्रवण क्या है आप लोग जानते भी होंगे कि अयस्क में कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जो अद्रवणशील होती है, मतलब कि वो जल्दी द्रवित नहीं होता है, जल्दी पिघलता नहीं है। अतः उसे द्रवित बनाने के लिए क्या करते हैं कि बाहर से उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिसके साथ वो अभिक्रिया करके द्रवणशील बन जाता है। इस प्रक्रिया को प्रद्रवण कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है प्रद्रवण। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जारित अयस्क को, मतलब जारण की क्रिया के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको कहते हैं जारित अयस्क। यानी जारित अयस्क को कोक, अब फिर देखिए क्या क्या मिलाते हैं, कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर एक बौत्या भट्ठी में ऊपर से नीचे गिराते हैं। मतलब जारण की क्रिया के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं कि एक बौत्या भट्ठी में कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। और जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे, यही है बौत्या भट्ठी। ये भट्ठी आपको लिखना है, चित्र बनाना है एग्जाम में, पेंसिल से ही चित्र बनाएंगे। तो देखिए यही है बौत्या भट्ठी, इसी में ऊपर से नीचे अयस्क को गिराते हैं। अयस्क के साथ क्या क्या मिलाते हैं, तो देखिए कोक, चूना पत्थर मिलाते हैं। टेम्परेचर, चूंकि ऊपर जखनिए भट्टी है तो ऊपर टेम्परेचर कम रहता है और जैसे जैसे नीचे तली की ओर, पेंदी की ओर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो देखिए ऊपर में टेम्परेचर है 523 के, फिर हो गया 823 के, 300 देखिए बढ़ रहा है, फिर 1123 के, फिर 1423 के, फिर लास्ट में सबसे नीचे हो गया 2200 के, मतलब केल्विन। तो आपका ये सही मात्रा केल्विन होता है। देखिए यहाँ पर जो है छिद्र रहता है, हल्का होल रहता है, इससे व्यर्थ गैसें, मतलब यूजलेस जो गैसें रहती है वो बाहर हो जाती है। नीचे से वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। नीचे देखिए एदा पड़ी धातुमल होता है। ये क्या धातुमल होता है मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखिए धातुमल यहाँ पर प्राप्त होता है और पिघली हुई धातु जो है नीचे प्राप्त होता है, जिसे छिद्र के द्वारा, होल के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है ना। तो वीडियो, एक बार वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए और उसके बाद सेकंड बार में वीडियो को जो है पॉज करके यानी रोक करके तब आप लोग अच्छे से उतारेंगे। अभी थोड़ा सा और बच गया है, अच्छे से देखेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जो अयस्क था उसको कोक और चूना पत्थर के साथ मिला करके हम बौत्या भट्ठी में गिराते हैं। तो देखिए बच्चों, बौत्या भट्ठी का चित्र बनाने के बाद क्या होगा कि नीचे में फिर लिखना पड़ेगा कि बौत्या भट्ठी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब बौत्या भट्ठी में गिराने के बाद कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर में लिखना है कि भट्ठी के निचले भाग में क्या होता है। तो देखिए कोक के जलने से CO2 गैस बनती है। आपको पता है कि अयस्क के साथ हम कोक मिला करके डाले थे बौत्या भट्टी में, तो कोक के जलने से क्या बनता है, तो CO2 गैस बनती है। और ये रिएक्शन काफ़ी इजी भी है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो देखिए C हो गया कोक यानी कार्बन, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, चूंकि जलने के लिए तो ऑक्सीजन आवश्यक है। तो C+O2 देखिए बन गया CO2 गैस बनती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये कहाँ पर होता है रिएक्शन, तो भट्टी के निचले भाग में। अब ये जो CO2 बना, यह CO2 गैस कोक के द्वारा फिर से अपकृत हो करके CO में परिवर्तित हो जाता है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब हो गया कार्बन मोनोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए CO2 का CO2 लिख दिए, CO2 गैस कह रहा है, यह CO2 गैस मतलब CO2 लिख दिए। कोक द्वारा अपकृत होकर, मतलब कोक के साथ इसको अभिक्रिया एक बार फिर कराए तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी 2CO, यानी CO में परिवर्तित हो जाता है, यानी कार्बन मोनोक्साइड में बदल जाता है। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में आपको याद रखना है, ये तो था भट्टी के निचले भाग में। अब है भट्टी के मध्य भाग में। मध्य भाग का मतलब हो गया कि भट्टी के बीच में
क्या अभिक्रिया होता है, कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ ताप लगभग 1300 के रहता है। अब आप भट्ठी में देखोगे तो आपको लगेगा कि 1300 तो के तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद सोचोगे कि स्टार्टिंग है 523 के से और सबसे नीचे है 2200 के, तो जब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो 523 केल्विन से लेकर के 2200 केल्विन के बीच में ये 1300 केल्विन आवेगा कि नहीं, तो लिखा हुआ है या नहीं आपको सोचना है कि 523 से 2200 केल्विन के बीच में ये 1300 केल्विन आता है, ये देखना है। तो यहाँ तो आप लगभग 1300 के रहता है। देखिए चूना पत्थर अपघटित होकर, अपघटित माने हो गया टूट करके, कोची कोची में तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है भट्टी के बीच में। अब देखिए CaCO3, यह भी रिएक्शन आप लोग पहले की कक्षाओं में 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी हो गया ये चूना पत्थर, ये जब गर्म होता है तो देखिए टूट करके हो गया CaO प्लस CO2 यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। अब देखिए ये CaO क्या करता है कि यह CaO अशुद्धि के रूप में उपस्थित सिलिका, जिसको बोलते हैं बालू, यानी SiO2 के साथ संयोग करके CaSiO3 बनाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि अयस्क में कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जो अद्रवणशील होती है, मतलब वो जल्दी द्रवित नहीं होता है। जैसे बालू हो गया, कितनों उसको गर्म करेंगे तो जल्दी वो द्रवित नहीं होता है। तो आखिर बालू भी जब तक के अयस्क में उपस्थित रहेगा, जब तक के हमें बढ़िया ढंग से लोहा प्राप्त अच्छा ढंग से नहीं हो सकता है। इसलिए बालू को भी अयस्क से दूर करना है। इसलिए बौत्या भट्टी में हम कौची डालते हैं कि अयस्क और उसके साथ कोक और उसके बाद चूना पत्थर डालते हैं। चूना पत्थर क्यों डालते हैं ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि चूना पत्थर जो है अपघटित होकर के CaO और CO2 में बदल जाता है। देखिए CaO और CO2 में बदल गया। ये CaO क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अशुद्धि के रूप में उपस्थित सिलिका यानी वही हो गया बालू SiO2 के साथ संयोग करके CaSiO3 मतलब कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं इसको, बनाता है। देखिए CaO हो गया, ये हो गया सिलिका SiO2 अभिक्रिया करके हो गया CaSiO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट और इसको धातुमल भी कहा जाता है। अब देखिए ये धातुमल क्या होता है कि द्रवित अवस्था में अभी लिक्विड बन गया, द्रवित लोहा के ऊपर तैरने लगा, तो तैरने लगा जखन ये तो उसको हम लोग कस के क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो नीचे जो अयस्क बच गया वह बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तैरने लगता है, जिसे कस कर हटा दिया जाता है। अब देखो बच्चों लास्ट में थर्ड में है, चूंकि पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखा रहे हैं इसलिए ABC कर दिए भट्टी के अंदर वाले को। तो C में है भट्टी के ऊपरी भाग में, यानी भट्टी के ऊपरी भाग में क्या होता है, तो देखिए यहाँ ताप लगभग 800 के रहता है। तो हमने पहले ही बताया कि आप लोग देखोगे चित्र में तो लगेगा कि 800 के तो कहीं है नहीं। तो आपको समझना है कि जब टेम्परेचर ऊपर से शुरू हुआ है 523 के से और नीचे सबसे है 2200 केल्विन तक के, तो बीच में तो निश्चित रूप से के जो पड़ी जरूर 800 के ऊपर में ही होगा, क्योंकि 523 के बाद है 823 के, तो 823 से जरी सुन हल्का फल्का ऊपर में होगा 800 के। तो देखिए यहाँ ताप लगभग 800 के रहता है। यहाँ लोहा के ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड द्वारा अपकृत होकर के, यानी लोहा के ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड द्वारा अपकृत होकर के लोहा में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले लिख दिए Fe2O3 यानी वही हेमेटाइट का सूत्र हो गया, CO द्वारा अपकृत होगा तो देखिए 2FeO यानी लोहा के ऑक्साइड प्राप्त हुआ और CO2। अभी लोहा के ऑक्साइड के क्या करते हैं कि एक बेर आओ कार्बन मोनोक्साइड के द्वारा अवकरण कराते हैं या फिर अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए Fe अलग रह गया और C और O दूगो हो गया तो O2 अलग। यानी देखिए Fe जो सूत्र होता है किस चीज़ का होता है, Fe जो संकेत होता है वो लोहा का होता है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है बच्चों Fe2O3 और Fe2O3 के द्वारा भिन्न भिन्न स्टेप के करने के बाद यानी भिन्न भिन्न चरण के बाद लास्ट में मुझे क्या प्राप्त हो गया, लोहा प्राप्त हो गया। Fe जखनिए लिखा हुआ है इसका मतलब लोहा छोड़ करके इसमें और कोई दूसरा एलिमेंट, इसमें और कोई दूसरा तत्व मिला हुआ नहीं है, ये तत्व है न कि यौगिक है। जानते हैं आप लोग कि तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो Fe जखनिए लिखा गया इसका मतलब 100% इसमें लोहा ही है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट आप लोग कर लेंगे, है ना। कोरोना महामारी है,
इसमें तो सारे शैक्षणिक संस्थान सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का फर्ज बनता है कि समय बीत रहा है, इसलिए जो बताया जाता है उसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ करके आप अपनी सॉफ्ट कॉपी पर उतार लें और उसको याद भी करते जाइए, क्योंकि समय नज़दीक आप लोग परीक्षा होकर ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे ही पास कर देगा, और आपके पास चूँकि नॉलेज भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोने में ही हम सारा टाइम वेस्ट कर दिए, या सिनेमा देखने में ही आप अपना मोबाइल का जितना इंटरनेट है वो खर्च कर दिए। तो यही बेवकूफ़ की पहचान होती है। तो अच्छा बच्चा बन करके अब पूरा बढ़िया से सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।